डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट को देखने वाले हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, जिसमें सोवियत संघ का विघटन। ठीक, एक मिनट, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो इसको समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि आखिर जो ये दो ध्रुवीयता है, आखिर ये कैसे किस तरीके से हुई थी और यानी कि इसका क्या उद्देश्य था। इसके पहले बेस को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह आ जाती है कि 1914 से लेकर के 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945 तक चला। ठीक, तो ये क्या हुआ था कि जब ये विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच, तो इसमें यूएसएसए और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर जो था, ये दोनों एक ही मतलब कि गुट में थे और एक ही तरफ से लड़ रहे थे। ठीक, लेकिन जब 1945 में जब युद्ध ख़त्म हुई, तो दोनों में एक होड़ लग गई। ठीक है, वो यानी कि कहना ये था कि एक कह रहा था कि मेरी बात चलेगी, एक कहने लगा कि मेरी बात चलेगी। यूएसएसआर कहने लगा कि मेरी बात चलेगी, जिसे हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं, और अमेरिका कहने लगा कि मेरी बात चलेगी। इन दोनों में विचारधारा में भी कुछ अलग अलग चीज़ें थी, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो देश थे वो एक कभी इधर जाते रहे, कभी उधर जाने लगे। ठीक है, कोई इस गुट में शामिल होने लगे, कोई उस गुट में शामिल होने लगे। एक समझिए कि एक बहुत ही यानी कि फिर से वर्ल्ड वॉर का ही तनावपूर्ण एक माहौल बन गया था, लेकिन वो लड़ाई हो नहीं पाई। लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो इसी को हम लोग शीत युद्ध बोल जाते हैं। यानी कि समझिए कि वर्ल्ड वॉर की पूरी तैयारी समझिए कि हो चुकी थी, वो लड़ाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बट लड़ाई नहीं हो पाई और ये लड़ाई रुक गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। मतलब कि आपको लगेगा कि अब लड़ाई होने ही वाली है, ठीक है, लेकिन वो लड़ाई नहीं होगी, नहीं होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। ऊपर से तो लगेगा कि ये दोनों मतलब कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से इन लोगों में क्या था, हथियारों की होड़ लग गई थी। ठीक है, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने हथियार को मजबूत कर रहे थे, जमा कर रहे थे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। तो जब ये शीत युद्ध शुरू हुआ, तो इसी में फिर क्या हुआ था, जब ये शीत युद्ध शुरू हो गया, तो जब ये शीत युद्ध खत्म हुआ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक इसमें जो था, जो वो झुक गया। ठीक है, तो कौन झुका था, तो सोवियत संघ जो वो था, क्या था, अमेरिका के सामने झुक गया, और इससे क्या हुआ, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे कि इसकी विचारधारा में आखिर क्या क्या चीज़ें थी, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, लड़ाई होने की पूरी तनावपूर्ण माहौल बन गया था। जैसे आप लोग को पता होगा कि क्यूबा का मिसाइल संकट किस तरीके से एकदम लड़ाई होने ही वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम लोग क्या है कि इसमें विचारधारा को भी समझेंगे कि आखिर इन दोनों का क्या विचारधारा था, और भी बहुत सारी बातें इसमें आएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है हमारा क्या, कि बर्लिन की दीवार। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बर्लिन की दीवार जो था, ये शीत युद्ध का बहुत ही बड़ा प्रमाण था। एक समझिए कि ये एक तरीके से इसमें एक ही देश में एक ही जगह पर, जैसे ये आप दीवार देख रहे होंगे, एक मिनट, ये जैसे आप दीवार देख रहे हैं, ठीक है, यही बर्लिन की दीवार थी। ये क्या था, इसमें एक तरफ वो लोग थे जो यानी कि यूएसए को सपोर्ट करते थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये जब दीवार थी, ये दीवार बहुत ही बड़ा प्रतीक थी किसका, शीत युद्ध का था। ठीक है, तो इसको समझिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ। क्या कह रहा है कि 1961 में बर्लिन के बीच एक दीवार खड़ी की गई थी, जो पूंजीवाद और साम्यवाद दुनिया के बंटवारे का प्रतीक था। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले बताया। उदाहरण जैसे एक घर के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है, ठीक है, कि एक तरफ दूसरे पार्टी के लोग और एक तरफ दूसरे पार्टी के लोग, इस तरीके से था। आगे है कि इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी, या कितना साल तक रही थी, स्टेट में 28 साल तक ये रही। ठीक है, और 9 नवंबर 1989 को जनता ने इसे क्या कर दिया था, गिरा दिया था। और 1989, ठीक है, 1989 में ही फिर क्या हुआ था, ये शीत युद्ध खत्म हो गया था। चलिए आगे समझिए। अब ये देखिए आगे शीत युद्ध, आगे शीत युद्ध है क्या। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना है। बोला जाता है कि इसमें विचारधारा की लड़ाई थी। ठीक है, विचारधारा की क्या लड़ाई थी, ये समझिए।
पूंजीवाद जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवाद का समर्थक कौन था, यूएसए, ठीक है। और इसके अपोजिट कौन था, बनाम साम्यवाद, ठीक है। साम्यवाद जिसका समर्थक कौन था, यूएसएसआर, ठीक है। इनके बीच बीच ये वैचारिक संघर्ष था, यानी कि ये बोलता था कि पूंजीवाद होना चाहिए दुनिया में, ये बोलता था क्या कि साम्यवाद होना चाहिए दुनिया में, ठीक है। आगे समझिए। आगे है कि बिना हथियारों की जंग थी ये, ठीक है। यह लड़ाई सीधे हथियारों से नहीं बल्कि धमकियों और जासूसी पर आधारित थी, ठीक है। ये चीज़ पहले बताया मैंने कि इसमें क्या था, बिना हथियारों का। ऐसा नहीं था कि किसी पे कोई गोली चला दिया, कोई कुछ कर दिया, ये सी नहीं थी। यह किसकी लड़ाई थी, सीधे हथियारों से नहीं बल्कि धमकियों और जासूसी पर आधारित थी, ठीक है। इसमें दो ध्रुवीय विश्व था, यानी कि इसमें क्या था, दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। पूरी दुनिया दो बड़े शक्तियों केंद्रों के इर्द गिर्द सिमट सिमट सिमटी हुई थी, ठीक है। यानी कि क्या बोला जाता है कि इसमें जो पूरी दुनिया थी वो दो हिस्सों में बट चुकी थी। कोई जा रहा था कि इसमें पूंजीवाद में जा रहा था, तो कोई जा रहा था कि इसमें साम्यवाद में जा रहा था, ठीक है। लेकिन भारत किस में था, तो भारत इनमें से किसी में नहीं था, ठीक है। चलिए, इसीलिए हम लोग क्या थे, गुट निरपेक्ष थे। आगे समझते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सोवियत संघ, सोवियत संघ का आखिर क्या था, ये समझिए। जिसे हम लोग सोवियत संघ को क्या बोलते हैं, सोवियत संघ, सोवियत संघ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम्म सोवियत संघ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है। समझिए इसके बारे में। क्या कहा जा रहा है कि 1917 की यूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर का गठन हुआ था। यूएसएसआर में बहुत सारे देश थे, ठीक है। गठन हुआ था, इसकी नींव समाजवाद के आदर्श पर रखी गई थी। इसमें क्या था कि इसमें समाजवाद के आदर्श, उसके कुछ नियम थे, उस पर रखा गया था। क्या क्या नियम थे, इसमें था कि निजी संपत्ति निजी संपत्ति को खत्म करना, मतलब कि किसी का भी खुद का मतलब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा सबके किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। सरकार का पूर्ण नियंत्रण, यानी कि हर चीज़ पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का होगा। किसी का खुद का कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, एक ही पार्टी थी। और सबको बराबरी देने का लक्ष्य था, यानी कि सबको एक बराबर रखा जाता था, ठीक है। कोई चीज़ किसी की नहीं रहेगी, हर चीज़ किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी, तो सब क्या होगा, बराबर रहेंगे। आगे समझिए। आगे क्या है कि समाजवाद। आखिर ये समाजवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जहां संसाधनों पर पूरे समाज का हक हो और सरकार सबको बराबर अवसर दे। यहाँ अमीर गरीब की खाई मिटाना प्राथमिकता थी, ठीक है। यानी कि इसको प्राथमिकता दी जाती, गरीब और अमीर कोई नहीं रहेगा, हर चीज़ सरकार की रहेगी। और सरकारी इस पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेगी, ठीक है। और सरकार सबको बराबरी का हक देगी। उदाहरण के तौर पे समझिए कि ये किस तरीके से काम करता था। इसमें क्या 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 था कि एक ऐसा स्कूल जहां सब कुछ प्रिंसिपल तय करेगा और बच्चे को अपनी पसंद का कुछ करने की आज़ादी ना हो, लेकिन सबको समान शिक्षा मिले, ठीक है। इसी तरीके ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से समाजवाद था। तो उदाहरण से आप लोग को सही समझ में आता होगा, ठीक है। इसमें क्या था कि यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल की बात आ गई, ठीक है। प्रिंसिपल की जैसे बात आ गई, तो ये प्रिंसिपल जो भी नियम बनाएगा वो सारे बच्चों के लिए क्या रहेगा, एक रहेगा, समान रहेगा। और लेकिन शिक्षा क्या मिलेगी, सबको समान ही मिलेगी, कोई को अपना कोई अलग से हक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या था, समाजवाद में भी था। आगे समझते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ की महाशक्ति थी। तो सोवियत संघ की महाशक्ति, ये 15 गणराज्यों का एक देश था, ठीक है। 15 गणराज्यों का एक समूह था, ये समझिए, ठीक है। इसमें कितने देश थे, 15 देश थे यूएसएसआर में, ठीक है। समझिए। इसकी आर्थिक आर्थिक और सैन्य ताकत क्या थी, अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसके पास थी। विशाल ऊर्जा संसाधन, तेल, लोहा, स्टील, ये भी इसके पास था। विकसित संचार और परिवहन प्रणाली थी इसके पास। घरेलू उपभोक्ता उद्योग पिन से जो पिन से आकर जो पिन से जो पिन से कार तक बनाता था। हाँ, जो यानी कि पिन से कार तक बनाता था, सॉरी मिस्टेक। हाँ, जो पिन से कार तक बनाता था, ठीक। जो मतलब कि पिन भी अपना बनाता था और पिन से लेकर के कार तक भी क्या था, इसका खुद का था बनाया।
इसके पास इस तरीके से क्या थे, कारखाने थे। नागरिकों के लिए क्या इसकी सुविधा थी, ये समझिए। क्या लिखा है, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। सरकार बुनियादी स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठाती थी, जिसका भी कोई भी इलाज होता था उसका खर्च कौन उठाता था, सरकार उठाता था। दूसरा है कि शून्य बेरोजगारी, मतलब कि हर नागरिक के पास काम करने की गारंटी थी, काम करने की गारंटी थी, मतलब कि उसमें बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। न्यूनतम जीवन स्तर, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता सरकार की थी, यानी कि इसको लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, सरकार उसको देती ही थी। उसके बाद है कि राज्य का स्वामित्व, जमीन और कारखानों पर सरकार का मालिकाना हक था। मतलब ये समझिए कि इसमें लोगों का कुछ भी नहीं था, लोगों का खुद का जमीन भी नहीं था, किसका था, सरकार का था। आगे समझ क्या है। क्या है कि सोवियत प्रणाली की कमियां, आखिर इसकी कमियां क्या थी ये जानना है अब। इसमें पहला है क्या कि नौकरशाही का दबदबा, ठीक है। प्रशासन बहुत सख्त हो गया था और जनता की आवाज़ अनसुनी की जाती थी, ठीक है। मतलब जनता कुछ बोल रहा है लेकिन इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। दूसरा था कि बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। सरकार की कोई भी नीति आ रही है तो उस पर क्या करता था, उस पर कोई आदमी आलोचना उस पर नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता था। अगला है कि 15 गणराज्यों में से रूप रूस सबसे ताकतवर था, जिससे बाकी देश खुद को अपेक्षित महसूस करते थे। मतलब कि इसमें से क्या था, रूस सबसे बड़ा ताकतवर था, बाकी सारे को लोग क्या थे, अपने आप को कमतर महसूस करते थे, ठीक है। आइए अगला है कि चर्चा का प्रश्न, आखिर इसमें क्या चर्चा करने के लिए प्रश्न रखे गए हैं, समझिए। क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है बिना बोलने की आज़ादी के लोग खुश रह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बगैर बोले आदमी खुश रह सकता है। सोचिए, क्या केवल रोटी और मकान मिल जाना ही इंसान के लिए काफ़ी है, ठीक। अगला है कि क्वेश्चन की, अगर देश में सिर्फ एक, अब हम लोग देखेंगे क्या, हथियारों की होड़ और टेक्नोलॉजी का संकट। सोवियत संघ ने तो अमेरिका को हथियारों में हरा दिया, लेकिन इसके घरेलू तकनीकी और उपभोक्ता वस्तुओं में वह पिछड़ गया, ठीक है। देखिए, तकनीकी विकास में भी यूएसए आगे है और तकनीकी विकास में यूएसएसआर बहुत नीचे। उपभोक्ता भी सम्मान में ये यूएसए भी ऊपर है और यूएसएसआर क्या है, इसमें भी नीचे है। अगला उसके बाद क्या आते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने आए तो ये कब महासचिव बने, 1985 में, ठीक है। ये महासचिव बने, इन्होंने दो सुधार करने की कोशिश की। पहला था कि आर्थिक पुनर्गठन, यानी इकोनॉमी को दोबारा से शुरू करना, और इन्होंने बोलने की आज़ादी दे दी, ठीक है। इनका लक्ष्य था कि सिस्टम को बचाना था, इसके लिए, लेकिन इसके परिणाम जो थे ये बहुत ही ऐतिहासिक रहे। क्या रहे हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगला है कि 1991 का तख्ता पलट और विद्रोह। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें बोरिस येल्तसिन, उन्होंने इस विद्रोह का डटकर मुकाबला किया और जनता के हीरो बन गए, ठीक है। सत्ता मॉस्को से राज्यों की ओर जाने लगी, अब जनता अब पुरानी व्यवस्था से क्या थी, बहुत ही नाराज थी। अगला था कि सोवियत संघ का अंत कब हुआ, दिसंबर 1991 में। आगे चलिए, CIA का गठन, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के अंत की घोषणा की। इसके बाद स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी CIA बने। रूस को USSR का उत्तराधिकारी माना गया और यूएनओ ने USSR के सीट रूस को दे दिए। अगला है कि सोवियत संघ क्यों टूटा, इसके आंतरिक कारण क्या थे। पहला था कि आर्थिक विफलता, उपभोक्ताओं वस्तुओं की भारी कमी हो गई, संसाधन का दुरुपयोग होने लगा, पैसा हथियारों पर खर्च होने लगा लेकिन जनता की ज़रूरतों पर नहीं, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया, नौकरशाही में भारी भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी हुई,
जवाबदेही का अभाव हुआ, सरकार जनता की इच्छाओं को समझने में विफल रही। अगला है कि राष्ट्रवाद का उदय। रूस और बाल्टिक देश जैसे जैसे कि इस्थोनिया, लातविया, लिथुआनिया में आज़ादी की इच्छा जागी। जैसे एक ही टीम के खिलाड़ी कहे कि अब हम अपनी अलग टीम बना करके खेलेंगे, मतलब कि इसमें से जो 15 देश थे उनमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। उनको आज़ादी चाहिए थी। लोगों को लगा कि वे पिछड़े, और यानी कि राज्यों को लगा कि वो पिछड़े राज्यों को अपने साथ रखकर बहुत ही आर्थिक कीमत चुका रहे हैं, मतलब इनको बहुत कुछ देना पड़ रहा है, जिससे हम लोग को क्या करा, बहुत ही भारी पड़ रहा है। संप्रभुता की इच्छा ने सोवियत संघ को क्या किया, अंदर से तोड़ दिया। अगला था कि शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के पतन के साथ ही एक विचारधारा की लंबी लड़ाई खत्म हुई, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, दुनिया में शांति की नई उम्मीद जागी और यूएनओ क्या हुआ, यूएनओ का महत्व बढ़ा, इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ी। अगला है कि सोचने की बात क्या है आखिर, ये समझिए। सोवियत संघ के टूटने में भ्रष्टाचार की क्या भूमिका थी? क्या बिना ईमानदारी के कोई सिस्टम ज़्यादा समय तक टिक सकता है? बिल्कुल नहीं। अगला है कि राष्ट्रवाद कैसे एक देश को तोड़ भी सकता है। जब क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान से बड़ी हो जाए तब क्या होता है। अगला समझिए कि एक ध्रुवीयता विश्व। अब कौन बच गया, जब तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो अब कौन बच गया, सिर्फ एक अमेरिका। जब दुनिया में अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा तो पूंजीवाद व्यवस्था का वर्चस्व रहा, आईएमएफ की बढ़ती ताकत हुई और लोकतंत्र को बेस्ट सिस्टम कहा गया। अगला है कि शॉक थेरेपी। क्या है कि समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का यह अचानक बदलाव बहुत दर्दनाक था, इसे चोट पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। इसमें क्या विशेषता थी ये समझिए। शॉक थेरेपी में क्या कहा गया था, सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में बेचना था और फ्री ट्रेड करना, मुद्राओं का निजीकरण करना। समझते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी इसको ग्रास सेल कहा गया। शॉक थेरेपी के कारण रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा मिट्टी में मिल गया। 90% उद्योग निजी हाथों में बेचा गया, बहुत ही कम दामों में। कीमतें अब सरकार नहीं बल्कि बाजार तय करेगी, इसमें भारी वृद्धि बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ने लगा। आम जनता अपने अधिकार पत्र ब्लैक में बेचने पर क्या मजबूर हो गए। उसके बाद था कि रूसी मुद्रा, रूबल क्या थी, रूसी मुद्रा यानी रूस की अगर जो मुद्रा की बात करेंगे उसका नाम क्या है, रूबल, ठीक है। ये क्या कि बिल्कुल घटते 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 ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखिए इसमें इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी रातों रात ख़त्म हो गई। कल जो बिस्किट 5 रुपए का था आज वो कितना था, 500 रुपये का था। इतनी ज़्यादा वहाँ ये बढ़ गई थी। उसका था माफिया वर्ग और असमानता। असमानता समाज, सरकार सब्सिडी देना बिल्कुल यानी ख़त्म कर दी थी, गरीब फंस गए थे, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और क्या गरीब होते गए। माफिया का जन्म हुआ कैसे, नए माफिया समूह ने आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा कर लिया, बुद्धिमान और डॉक्टर लोग जो भी थे वो देश छोड़ दिए। अगला था कि लोकतंत्र की क्या कमजोरी होती है। पहला होता है कि कमज़ोर न्यायपालिका, न्यायपालिका की आज़ादी कम थी और संसद के पास शक्तियाँ नहीं थी। तानाशाह राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई, जिससे वो क्या कि तानाशाह बन गए, तानाशाह जैसे बन गए। अगला था कार्यकाल विस्तार, मतलब जो कार्यकाल था जो 5 साल का होता था उसको बढ़ाया गया। जैसे मध्य एशिया के नेताओं ने अपने कार्यकाल 10 से 20 सालों के लिए बढ़ा लिए थे। अगला है कि गृह युद्ध और हिंसक आंदोलन। सोवियत संघ के अंत ने पुरानी आपसी रंजिशों को फिर से जगा दिया, जैसे चेचन्या रूस के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया। तजाकिस्तान 10 साल तक चला गृह युद्ध इसमें। उसका जॉर्जिया प्रांतों की आज़ादी की मांग की जॉर्जिया ने। अगला था कि तेल गैस और वैश्विक राजनीतिक। मध्य एशिया में तेल और गैस के विशाल भंडार है, जिसके कारण बाहरी देश जैसे यूएसए, चीन वहाँ क्या दिलचस्पी दिखाते। संसाधन के कारण यह क्षेत्र अब ग्लोबल राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है। अगला है कि भारत और सोवियत संघ के रिश्ते।
शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत के उद्योगों जैसे भिलाई, बोकारो और कश्मीर मुद्दे पर हमेशा साथ दिया। ठीक है। अगला है कि रुपयों में व्यापार की अनुमति दी, सैन्य तकनीक का आदान प्रदान जैसे लेना उधर से भी देना किया, और संस्कृति जुड़ाव इनका अच्छा है। अगला है कि बहुध्रुवीता भी विश्व का सपना। भारत और चीन का विज़न यह है कि ये दोनों देश चाहते हैं कि देश दुनिया किसी एक देश का दबदबे में ना रहे, बल्कि शक्ति का कई केंद्र होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय झगड़े बातचीत से सुलझे, स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान हो, यूएनओ को मजबूत किया जाए। ये लास्ट चर्चा है। क्या शॉक थेरेपी में उपचार था या सिर्फ चोट? किसी देश को इतनी जल्दी से बदलना संभव है? ये बिल्कुल गलत हुआ था। मतलब कि उन्होंने बहुत ही बहुत ही दर्दनाक लेकिन कदम उठाया था जो शॉक थेरेपी थी। अगला था कि तेल और गैस जैसे संसाधन लड़ाई का कारण क्यों बनते हैं? या लालच या फिर विकास? बिल्कुल लालच। इससे हम लोगों ने क्या सीखा ये समझते हैं। सोवियत संघ एक महान शक्ति थी, पर अंदरूनी कमजोरियों से ये क्या कि बिखर गई। बिल्कुल। बदलाव ज़रूरी है, लेकिन अचानक बदलना यह बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे शॉक थेरेपी दी गई, जिस तरीके से बहुत ही सरकारी उद्योगों को बहुत ही कम दामों में क्या किया, निजी हाथों में दिया गया। शांति के लिए दुनिया का संतुलित होना ज़रूरी है, जैसे कि हर किसी के पास अपना अपना ताकत होना बहुत ही ज़्यादा क्या ज़रूरी है। बहुध्रुवीता होनी चाहिए। भारत और रूस की दोस्ती इतिहास की कसौटी पर खड़ी उतरी है। भारत और चीन के रिश्ते क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, उसको हम लोगों ने पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 50 MCQ कर लेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।